चलिए ठीक है, हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। आपके यहाँ पहले, इसके पहले मैंने 3 बैचेज दिए हैं, ये आपके यहाँ का 4th बैच है। बट ये एक इकलौता बैच है ना जिस बैच से मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाया हूँ, आप लोगों से मैं कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाया हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि यू पीपल आर रियली माई स्टूडेंट। इसके पहले 3 बैच था, मुझे तीनों बैच के बच्चे से मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाया। आप लोगों के बिहेवियर और एक्टिविटी के कारण। ओके ओके, रईस मलिक, यू आर हैप्पी फॉर दिस। वेल डन। ही इज सेइंग ऑसम। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। मेंसुरेशन ध्यान से समझिए, मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन, हम लोग सबसे पहले इस मेंसुरेशन में 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर के बारे में बात करेंगे। 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर, प्लेन फिगर, 2 डायमेंशनल। देखिए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पेरीमीटर की। पेरीमीटर, क्योंकि हमारा डिस्कशन यहीं से स्टार्ट होता है, पेरीमीटर से। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी जियोमेट्रिकल फिगर का, पेरीमीटर किसी भी जियोमेट्रिकल फिगर का, जियोमेट्रिकल फिगर का मतलब जो क्लोज्ड फिगर होता है वही ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। जैसे हमने ऐसा बना दिया, तो क्या ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है? नो। हमने ऐसा कुछ बना दिया, क्या एक ज्योमेट्रिकल फिगर है? नो। ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड फिगर, उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। जैसे ये हमने ऐसा ऐसा कुछ भी बना दिया, दिस, ये सब एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। कुछ रेगुलर पैटर्न के होते हैं, कुछ इरेगुलर पैटर्न के होते हैं, बट होता तो सब ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो कोई भी क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर, इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिकल पैटर्न, जियोमेट्रिकल फिगर, जियोमेट्रिकल फिगर। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल फिगर स्टार्ट होता है वो सबसे पहला हमारा किससे स्टार्ट होगा? तो कभी भी 2 लाइन से कोई भी क्लोज्ड फिगर बनेगा? आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, 2 लाइन से आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कभी क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा। तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनने के लिए मिनिमम कितना साइड्स की रिक्वायरमेंट है? तो मिनिमम साइड्स, कितने लाइन या कितने साइड्स की रिक्वायरमेंट है टू बी अ ज्योमेट्रिकल फिगर? 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट है। 3 साइड से आप कोई भी एक क्लोज सरफेस बना सकते हैं। और 3 साइड से जो ज्योमेट्रिकल फिगर बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई एंगल। आप लोग बचपन से बोलते हैं ना ट्रायंगल, ट्रायंगल। एक्चुअली ये क्या होता है? ट्राई एंगल। मतलब 3 एंगल से ये बना हुआ एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसको हम बोलते हैं ट्राई एंगल। ठीक है, हमने ऐसा बना लिया। अब हमें यहाँ पे ट्रायंगल नहीं पढ़ना है, हमें मेंसुरेशन पढ़ना है, ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है कि यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायंगल, ट्राई एंगल में क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल हो, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, आप किसी भी शेप का बना लीजिए। आपने एक ये बनाया, दूसरा आपने ये बनाया, तीसरा आपने कुछ ऐसा बना दिया, ये भी ट्रायंगल है। चौथा आपने कुछ एकदम इक्वल ऐसा बना दिया, ये भी ट्रायंगल है। कुछ भी, कोई भी शेप हो, कैसा भी कोई भी शेप हो, ऐसा बना दिया, ये भी ट्रायंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है,
पेरीमीटर वो क्या होता है? तो चाहे ट्रायंगल बोलें, क्वाड्रिलेटरल बोलें, या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स, टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स। टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स, तो कौन सा लेंथ? जो इस बाउंड्री को कवर कर रहा है। जैसे ये अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का बाउंड्री हम बोलेंगे तो यही 3 लेंथ हो जाएगा ना, ए बी सी ऐसा। तो इस तीनों को ऐड कर दीजिए, इसी को हम बोलते हैं क्या? पेरीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे हमको इस ट्रायंगल में बहुत सारा नोमेनक्लेचर सीखना है, जिसको हम बोलते हैं जनरल कन्वेंशन। जनरल कन्वेंशन। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। यहाँ पे हम 3 एंगल है, एक एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। ट्रायंगल को डिनोट ऐसे भी करते हैं, कहीं भी ऐसा लिखा है इट मींस वो ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है। जो वर्टिसेस होता है ना, उसको हम क्लॉकवाइज मैनर में डिनोट करते हैं वर्टिसेस को। जैसे घड़ी जो है वो कैसे चलते हैं, ऐसा टिक 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 टिक, इस तरीके से घड़ी चलता है। तो ये ए है, तो ये बी है, और ये हमारा सी। ठीक है। नहीं है, ये हमने उल्टा बना दिया ना यहाँ पे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। अगर घड़ी हम सामने रखेंगे तो घड़ी कैसे चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये तो उल्टा बना दिया ना, ये ए बी सी, घड़ी तो ऐसे चलेगा ना। यस। ठीक है, ये ऐसा हमारा। ये एक कन्वेंशन होता है, इस ट्रायंगल को हम इससे डिनोट करते हैं। देखिए, जो वर्टिसेस होता है ना, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उस वर्टिसेस के सामने वाला जो साइड है, जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे है, तो ए का सामने वाला साइड क्या होगा? दिस। तो इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। बी वर्टिसेस है, बी के सामने वाला साइड क्या है? तो इसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और सी वर्टिसेस है, सी के सामने वाला साइड क्या है? तो इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये जो हमारा वर्टिसेस होता है, वर्टिसेस की जो सामने वाला साइड होता है, ये हमारा साइड होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि पेरीमीटर बताइए इसका, तो आप क्या बोलेंगे? पेरीमीटर का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ये ए बी सी आपने किसको ऐड किया? तो ये साइड्स है। बी का मतलब है, हो सकता है कि बी जो है वो 8 मीटर का हो, ए जो है वो 5 मीटर का हो, सी जो है वो 3 मीटर का हो, 9 मीटर का हो, 10 मीटर का हो, जो भी हो, हमें नहीं पता, कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर जो है, ये क्या बता रहा है? पेरीमीटर होता है कि तीनों साइड्स को जब आप ऐड करते हैं तो जो हमारा लेंथ निकलता है उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। इसका जनरल कन्वेंशन आपको मैंने बता दिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको लिखते हैं, और जो वर्टिसेस होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है, या जो अपोजिट साइड होता है, वो आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। उस वर्टिसेस के स्मॉल लेटर से आप डिनोट करते हैं, वो आपका लेंथ होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मतलब क्या है? ये बीसी है, बीसी। इसी तरीके से इस बी का मतलब क्या है? ये एसी है। और इस सी का मतलब क्या है? ये ए बी है। BC प्लस AC प्लस AB, ये आपका पेरीमीटर है, और ये भी आपका पेरीमीटर है। दोनों एक ही चीज है। ठीक है। तो या तो अगर आप इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे तो आप लेंथ को डिनोट कर सकते हैं, या अगर आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे तो इस तरीके से लिख के आप यहाँ पे लेंथ को डिनोट करते हैं। मैं बहुत ही बेसिक बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज किसी स्टूडेंट का पहला क्लास होगा जो फर्स्ट टाइम हमसे मेंसुरेशन पढ़ने आया है, इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर इसका कोई फालतू है, सब कोई मतलब नहीं है, तो जस्ट 10-15 मिनट आप बेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। तो एंगल ए को हम कैसे डिनोट करते हैं? देखिए, एंगल ए को
लिखने का क्या क्या तरीका होता है। एक तो हम एंगल ए इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिखेंगे एंगल बी ए सी। तो जो बीच वाला होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एंगल ए। या तो हम डायरेक्टली लिख दें, ठीक है, या तो हम डायरेक्टली लिख दें, या तो हम बी ए सी, तो जो बीच वाला होगा ये एंगल ए होगा। इसी तरीके से अगर हमें लिखना हो एंगल बी, तो या तो एंगल बी हो गया या एंगल ए बी सी, ये दोनों एक ही चीज है। अब हमें लिखना हो सी, तो या तो एंगल सी हो गया या एंगल बी सी ए, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इसका प्रॉपर्टी होता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक इसका प्रॉपर्टी होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑलवेज 180 डिग्री। सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल, the three interior angle of a triangle is 180 degree, ठीक है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी तक मैंने आपको मैथ्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं कराया था। अभी तक मैथ्स में मैंने आपको किसी भी तरीके का फॉर्मूला नहीं कराया था। मुश्किल से 2-3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, लेकिन ये मेंसुरेशन है। बिना फॉर्मूला का मेंसुरेशन आप बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब एक डेराइव रिजल्ट है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और आज से मेंसुरेशन लगभग आपका 30 क्लास के आसपास, 25 क्लास, 20-25 क्लास जितना भी चले, तो आज से डेली बेसिस पे जितने फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, उस फॉर्मूला को याद करते जाइएगा। क्योंकि मेंसुरेशन में अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। चलिए, ऐसा नहीं कि हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे, वो तो सबसे बड़ा मेरा समझाने का एक तरीका है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का बात करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो पता है एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का ना, 2 डायमेंशनल फिगर का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, इसी फॉर्म में होगा। आप बोलेंगे कि नहीं सर 2 डायमेंशनल फिगर तो सर्किल भी है, सर्किल का तो ये नहीं होता है। तो सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम लिख रहे हैं ना आर इंटू आर, ये भी तो यही है, ये तो पाई कांस्टेंट है। आप किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का एरिया निकाल के लेते आइएगा, आप इसी फॉर्म में लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो हम देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है, तो चलिए देखिए। सपोज करिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, बी ए एंड सी। बेस का मतलब क्या होता है और हाइट का मतलब क्या होता है कि किस बेस और हाइट का बात किया जा रहा है। तो जो भी आप बेस लेते हैं ना, उसके सामने वाला वर्टेक्स, जो भी आप बेस लेते हैं उसके सामने वाले वर्टेक्स से आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे हमने ये बेस ले लिया, ए सी हमारा बेस हो गया, तो इसके सामने वाला वर्टेक्स क्या हो गया, बी। तो हमने बी से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसका हम नाम दे देते हैं स्मॉल डी, इसका हम नाम देते हैं स्मॉल डी। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू बेस क्या है, ये स्मॉल बी, और हाइट क्या हो गया, स्मॉल डी। अरे यार, स्मॉल बी इंटू स्मॉल डी। अब आप ये सोचेंगे सर हमें कैसे पता, आपने तो इसे बेस मान लिया कि ये बेस है, और ये आपने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, आपको पता चल गया। हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि हमें बेस कौन सा लेना है। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले आपको जो मर्जी बेस ले लीजिए। आप बोलेंगे कि सर आपने तो बेस क्या लिया है, ए सी,
यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर जहाँ पे ड्रॉ किया है ना, इसका भी हम नाम दे देते हैं, इसको हम कैपिटल डी दे देते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर आपने जो बेस लिया है वो क्या लिया है, ए सी। तो इस AC का सामने वाला वर्टेक्स बी था, बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BD, तो यही आपने लिखा ना हाफ इंटू AC इंटू BD। नहीं, हम AC नहीं लेंगे, आप जो बोलेंगे वो बात तो मुझे मानना ही नहीं है, आपका उल्टा करेंगे। आपने AC लिया था तो हम BC लेंगे, ठीक है। तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो BC के सामने वाला वर्टेक्स क्या है, इस BC के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है, A। BC के सामने वर्टेक्स A है। A से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ए से क्या आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, ये ऐसा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा तो ये कुछ परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसा आएगा, ये ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं, ई। और इसको बोल देते हैं AC का जो लेंथ है उसको बोल देते हैं स्मॉल ई, स्मॉल ई, ठीक है। तो आपने क्या लिया था बेस, BC, और परपेंडिकुलर क्या हो गया AE। तो आपके अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू BC इंटू AE। मतलब हाफ इंटू BC क्या है A, और AE क्या है E। अब कोई तीसरा स्टूडेंट आता है, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, जो आप करेंगे और जो बाकी क्लास करेगा मुझे तो ठीक उसका उल्टा करना है, आप दोनों से तो मुझे कोई कुछ कंपेयर कोई टैली करना ही नहीं है, आप लोग जो करेंगे उसका उल्टा। तो एक थर्ड स्टूडेंट भी है, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं AB ले लेता हूँ, ये जो बेस है वो बेस मैं AB ले लेता हूँ। आप ले लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बेस लेना है ले लीजिए। तो इस AB के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है, C। अब C से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस AB को भी ऐसे एक्सटेंड करिए, तो ये परपेंडिकुलर कहीं यहाँ जाके फॉल होगा, यहाँ ऐसा फॉल होगा, ये परपेंडिकुलर है, इसका हम नाम दे देते हैं F, और ये पूरा का स्मॉल f। तो आपने बेस क्या लिया यहाँ पे, हाफ इंटू AB आपने बेस लिया है, तो AB और परपेंडिकुलर क्या हो गया CF। तो इट मीन्स हाफ इंटू AB का लेंथ क्या है स्मॉल c, इंटू CF का लेंथ क्या है स्मॉल f। तो आप किसी भी बेस को मान के आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, इस तीनों का वैल्यू इक्वल होगा, हाफ इंटू B इंटू D इज इक्वल टू हाफ इंटू A इंटू E इज इक्वल टू हाफ इंटू C इंटू F। बोलिए ये समझ आया सब किसी को। ओके फाइन। ये तो एक था तरीका इसको एरिया निकालने का। अब इसमें दूसरा रूल हम लोग पढ़ते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई अपसेट नहीं हूँ, इसमें हम लोग दूसरा रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 2। देखिए मैं अपसेट रहूँ ना रहूँ आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ाते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज रहता है कि आपको किस तरीके से मैं कितने अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठा दूं चीजें। तो पढ़ाते वक्त मेरे दिमाग में और कुछ नहीं रहता है, मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक रहता है, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। रूल 2, यहाँ पे एरिया निकालना। एक तो तरीका था कि हमें बेस इंटू हाइट पता था, हमने एरिया निकाल लिया। सपोज करिए हमें हाइट नहीं पता है, हमें हाइट नहीं पता है, और यहाँ पे कोई ऐसा जैसे अगर 3 ट्रायंगल हमने यहाँ पे दे दिया, ऐसे आपको मैंने दे दिया कि ये 7 है, ये 8 है, और ये 12 है, इसका एरिया बताइए। तो आप मेरे से बोलेंगे कि सर एरिया तभी ना बताएंगे जब आप मुझे बता दीजिएगा कि इसका हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट बता दीजिए, या फिर यहाँ से यहाँ तक का हाइट बता दीजिए, या फिर इसका हाइट बता दीजिए, किसी एक का भी हाइट बता दीजिए तो हम एरिया बता देंगे। तो मैंने तो आपको 3 साइड दे दिया है, उसके बाद मैं आपको हाइट क्यों बताऊं, आई विल नॉट टेल यू, यू हैव टू फाइंड इट। तो देखिए 7, 8 और 12 है, इसमें तो हाइट हमें नहीं पता चल सकता है, अगर ये कहीं पे कोई पाइथागोरस थ्योरम लगता है तो हम लगा भी देते तो हम वहां से पता कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो कोई पाइथागोरस थ्योरम लगता हुआ दिख भी नहीं रहा है,
तो इस केस में जब सिर्फ हमें 3 साइड्स किसी ट्रायंगल का पता है तो उस केस में एरिया कैसे निकालते हैं? तो रूल नंबर 2, इफ ओनली 3 साइड्स आर नोन, तो ऐसे केस में हम एरिया कैसे निकालते हैं? तो देखिए इसमें एरिया होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हु विल टेल मी कि ये एस क्या होता है? व्हाट इज दिस एस? ये एस क्या होता है? यस, ओनली 1 स्टूडेंट इज करेक्ट। सेमी पेरीमीटर, ये एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या मतलब है? पेरीमीटर का आधा, सेमी का मतलब क्या होता है? आधा, सेमीफाइनल क्या होता है ना, हाफ। तो पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यही तो साइड्स होता है ना। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वर्टिसेस होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स होता है। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से हमें एस पता चल गया। तो जैसे हमने यहाँ पे आपको दे दिया था 7 8 12, तो यहाँ से एस निकालते तो 12 प्लस 8 20 प्लस 7 27/2, दैट इज 13.5 आ जाता। तो यहाँ पे आप पुट कर दे 13.5 इंटू 13.5 माइनस ए वहाँ पे 7 दे रखा था, फिर 13.5 माइनस बी आपको 8 दे रखा था, फिर 13.5 माइनस सी आपको 12 दे रखा था, और फिर आप यहाँ से आंसर बताते। तो यही होता है एरिया जब हमें अल्टीट्यूड नहीं पता होता है, जब हमें हाइट नहीं पता होता है, तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं? तो उस केस में हम इस तरीके से निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए। यहाँ पे एस क्या है? तो एस तो मैंने आपको बता दिया सेमी पेरीमीटर, और ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? तो ए कॉमा बी कॉमा सी आर साइड्स ऑफ द ट्राइएंगल। गॉट इट? बोलिए, इसमें कोई किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट? रूल नंबर 3, जब क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया ना कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में एक जो साइड होता है ना वो हमेशा आपका हाइट होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में एक साइड हमेशा आपका हाइट होता है, दूसरा साइड बेस होता है, और तीसरा साइड हाइपोटेन्यूज होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक ट्रिपलेट बनाते हैं 5 12 और 13 का, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पता है कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। दिस इज 12, दिस इज 5 एंड दिस इज 13। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि वहां उसमें एक जो साइड होता है, एक जो वर्टेक्स होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर के साइड वाला सामने वाला साइड क्या होता है? तो वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, जिसपे वो परपेंडिकुलर खड़ा है, वो क्या है? बेस है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में तो अभी हमने पढ़ा है एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे तो हमें बेस ऑलरेडी पता है, बेस 12 है और हाइट क्या है, तो डायरेक्टली इसको करिएगा और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका एरिया क्या आ गया, 30 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस यूनिट में दिया रहता है वो आपका आंसर आ जाता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का केस होता है। अब हम देखते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। रूल 4 देखते हैं। देखिए मैं आपको
हर एक ट्रायंगल के बारे में आपको सिखा रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने बोला था कि ट्रायंगल उतना सीखने का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, हर एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। रूल नंबर 4 जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? कुछ टू साइड्स आर इक्वल, जिसका दो साइड इक्वल है उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ना आइसो बार, ये सब पढ़ा है आपने, आइसो बार। आइसोटोप, आइसो बार, ये तो आपने वहां भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइसोटोप। अच्छा एक बात बताइए, आपने ज्योग्राफी सबने पढ़ा है ना, जहां पे सेम रेनफॉल होता है, इक्वल रेनफॉल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया, जहाँ पे इक्वल रेनफॉल होता है। कोई बताएगा? बताइए। अच्छा कुछ बोलते हैं। ओके, वेल डन। आइसो मीन सेम होता है, और आप लोगों ने सही बताया है। आइसो हाइट, आइसो हाइट, इसी को हम बोलते हैं ना आइसो हीटर लाइन। अगर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में तो इसको बोलते हैं आइसो हीटर लाइन। ये वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है। अच्छा, जहाँ पे सेम टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे सेम टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, आइसो बार सेम टेम्परेचर को थोड़ी ना बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं, आइसोथर्म। अच्छा ये बताइए, जहाँ पे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, यस, इसको बोलते हैं आइसोबार। अच्छा अब एक और लास्ट में पूछूंगा, आप लोग इरिटेट नहीं हो, लास्ट में पूछूंगा। ये बताइए, उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं दैट हैव द सेम सैलिनिटी टू ऑल द पॉइंट ऑफ द ओशन? सेम सैलिनिटी टू ऑल द पॉइंट ऑफ द ओशन। एक्सिस? अरे होगा तो आइसो से ना कुछ। अरे इक्वेटर? कैसे कैसे आंसर आ रहा है मेरे पास? सेम सैलिनिटी वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेम सैलिनिटी वाले पॉइंट को, जैसे सेम रेनफॉल आपने बताया ना, जैसे सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया, इसी तरीके से सेम सैलिनिटी। आइसो हेलाइन, आइसो हेलाइन बोलते हैं, आइसो हेलाइन। इसी तरीके से आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना कंटूर लाइन, कंटूर का जो सुपर सेट होता है वो आइसो के अंदर ही आता है, कंटूर लाइन। चलिए बहुत ज्योग्राफी पढ़ लिया, हम लोग वापस आ जाते हैं अपने डिस्कशन पे। ये बस आइसो था तो मैंने वो चीज बता दिया। ओके, चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो जिसका टू टू साइड्स आपका इक्वल होता है। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में हम एरिया कैसे निकालते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल केस में जैसे मान लीजिए ये दो साइड्स है ना, ये आपका इक्वल है, दो साइड्स,
तो ये हमारा तीसरा साइड हो गया। ये हमारा दोनों इक्वल है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे ना, सपोज करिए हम इसको लिखते हैं ए बी सी, तो इसके सामने वाला बी, इसके सामने वाला ए और इसके सामने वाला सी, तो ए और सी आपस में इक्वल है, मतलब ए इज इक्वल टू सी, ये वाला सीन है आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है इसको हम लिखते हैं 1/4 इंटू बी इंटू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। 1/4 b अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। ये हमारा कहाँ से आता है, ये हमारा कहाँ से आता है, तो बताइए ये आपका कहाँ से आया। हाँ ये तो ठीक है कि आता है, यही होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, लेकिन ये आता कहाँ से है, 1/4 b अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b², ये कहाँ से आ गया। साइन थीटा से। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ से आया है, साइन थीटा से कैसे आया है। देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये जो दोनों सामने वाला साइड है ना, ये जो दोनों साइड है ये आपस में इक्वल है। तो जब ये इक्वल साइड होता है तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जैसे हमारा ये हमने माना था, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था और ये हमारा सी था, ठीक है। तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस था वो बी था, तो ये क्या हो जाएगा, इतना b/2 हो जाएगा और ये भी यहाँ पे b/2 हो जाएगा। अब ये बताइए, ये एक छोटा सा ट्रायंगल देखिए, ये वाला पार्ट, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रायंगल देखना है आपको, ऑरेंज वाला ट्रायंगल देखना है। ये इसका मतलब है कि जो ये ट्रायंगल है ना, वही ये भी ट्रायंगल है, जो ये ट्रायंगल है वही आपका ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ऑरेंज वाला ट्रायंगल आपको ऐसा दिख रहा है, ये आपको ए है, ए है, ये आपका b/2 है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा। अब ये देखिए, ये अगर परपेंडिकुलर है तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, तो परपेंडिकुलर के जो सामने वाला साइड होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे h क्या हो गया, a² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस क्या है, तो b/2 का होल स्क्वायर, दैट इज b²/4। तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो गया, a² माइनस b²/4, दैट इज 4a² माइनस b²/4। तो अगर हम इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ गया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 4a² माइनस b²/4 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 आ गया और ऊपर में क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b², ठीक है। अब बताइए, हमारा जो परपेंडिकुलर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²/2। यस, बताइए यहाँ तक सबको समझ आ गया कि परपेंडिकुलर हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या निकला,
इसमें किसी को डाउट है? परपेंडिकुलर निकल गया सबका? ओके फाइन। तो अब परपेंडिकुलर जब निकल गया तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हमने क्या पढ़ा है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हाफ इंटू बेस क्या है? बी, और हाइट क्या है? तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर, मतलब अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b² बाई 2। तो 2 2 जा 4, तो ये लिखा है ना 1/4 b अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। दिस इज रिटेन। यहाँ से आया है ये आपका फॉर्मूला। बोलिए, सबको समझ आया? सबको समझ आया? अब हम इसी में एक तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा, एक और वैरायटी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर कौन सा आपको पढ़ाया है यहाँ पे? रूल 4 था। रूल 5 लिख लीजिए। ये रूल क्या लिखना है, लिख लीजिए। रूल 5 ये है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? कि वो जो साइड्स इक्वल होता है ना, उन दोनों साइड्स का जो बीच का वर्टेक्स होता है वो आपका राइट एंगल्ड होता है। मतलब जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, जो वर्टेक्स है, वो क्या है? 90 डिग्री। मतलब ये और ये साइड इक्वल है, तो हमारा बच गया ये तीसरा साइड, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। और अभी अभी जस्ट हमने इसे पढ़ा है। जैसे सपोज करिए ये मेरा ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ये क्या हो गया? इसके सामने का बी, इसके सामने का ए, इसके सामने का सी। तो मतलब बी इज इक्वल टू सी है, बी और सी आपस में इक्वल है। तो इसका अभी हमने पढ़ा है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू ए सी इंटू ए बी। हाफ इंटू ए सी क्या है? बी, और ए बी क्या है? सी। तो यही हो गया हाफ इंटू बी और सी आपस में इक्वल है, तो हाफ इंटू b²। तो कभी कभी आप ऐसे देखेंगे ना, हाफ इंटू b² पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज व्हाट। तो अब आपको पता चल गया, दोनों साइड इक्वल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, और ये b इज इक्वल टू सी, तो सी के जगह पे हमने b पुट कर दिया, तो b² हो गया, तो हाफ b²। हाफ b²। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको पेपर में ऐसा दे देगा 1/4 हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये किसका एरिया होता है? 1/4 हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो ये भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है। अभी कैसे होता है? तो चलिए बताइए, कौन बताया कि ये कैसे होता है? हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे ये होगा ना, a² इज इक्वल टू b² प्लस c² होगा। a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। तो a² का वैल्यू क्या होगा? b² प्लस c² की जगह पे b² लिख सकते हैं, b² प्लस b²। तो a² का मतलब क्या हो गया? 2b²। तो b² का मतलब क्या हो गया? a²/2। तो b² के जगह पे हम अगर पुट कर देंगे तो हाफ इंटू b² का मतलब हो गया a²/2। तो ये लिखा है ना 1/4 a², और ये a क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज। तो ये लिखा है 1/4 इंटू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस इज मेंशन्ड, ये यहाँ से है। मैं आपको एक एक छोटा से छोटा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आप यहाँ तक पढ़ के चले गए, लेट सपोज कि एग्जाम में ये आ गया, आपने ऑप्शन देखा, यार कोई है ही नहीं सर, हमने तो पूरा देख लिया था, 1/2 b² तो कहीं था ही नहीं।
और ऑप्शन गलत था सर, पेपर गलत आया था। नहीं 1/4 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो नहीं था कहीं। सी कहाँ हाइपोटेन्यूज है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे ए हाइपोटेन्यूज हुआ ना, इसके सामने कौन सा साइड है? ये ए है, ए हाइपोटेन्यूज हुआ। गॉट इट? बोलिए, और किसी को डाउट है? इज देयर एनी डाउट? सर एक ही दिन कहाँ इतना याद रहेगा? ओके, ये डाउट है, एक दिन कहाँ इतना याद रहेगा? ज्यादा हो गया क्या? तो ठीक है, आपको ज्यादा लग रहा है तो ऐसे स्पीड तो मैंने फिर भी बहुत स्लो रखा है। आज तो मैं आज अच्छा, आज आप लोग सही सही से बताएंगे, आज मैंने फास्ट पढ़ाया है क्या? मैं तो बहुत स्पीड स्लो रखा है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। फटाफट मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पेरीमीटर। ध्यान से समझिए, रिवाइज करिए। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब हमने क्या बताया है? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है फटाफट बताइए। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। किसका? जियोमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर हम बताते हैं। और जियोमेट्रिकल फिगर का मतलब क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर। और इसका पेरीमीटर क्या होता है? तो सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। फिर यहाँ पे हमने नोटेशन पढ़ा है कि जो जनरल कन्वेंशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है कि किसके सामने वाला साइड्स को हम कैसे लिखते हैं, और साइड्स को हम लिखते कैसे हैं? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ए बी सी लिख दिए तो ये बी हमारा वर्टेक्स हो गया, तो या तो हम एंगल बी लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे एंगल ए बी सी, ऐसा। या तो हम एंगल सी लिखेंगे या तो लिखेंगे एंगल ए सी बी, ऐसा, इस तरीके से। या तो एंगल ए लिखेंगे या एंगल लिखेंगे एंगल बी ए सी, इस तरीके से। ठीक है? इसके जो सामने वाला साइड होता है दैट इज स्मॉल ए, इसके सामने वाला साइड स्मॉल बी, इसके सामने वाला साइड स्मॉल सी। तो ए बी सी इसका साइड्स हो गया। आर ए बी सी साइड्स होता है, मतलब लेंथ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। और इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर, इसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था एरिया पढ़ना, कुछ फॉर्मूला पढ़ना। ठीक है? तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा एरिया ट्रायंगल का क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि वहां पे हाइट क्या है बेस क्या है, तब क्या हम नहीं निकालेंगे? तो अगर हमें तीनों साइड पता है तो उस केस में एरिया क्या होता है? एस अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है? तो एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हमारा एस होता है। ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने देखा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोगों ने देखा एरिया क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो अब आप बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर है? तो देखिए, जिस पे राइट एंगल होगा उसके सामने वाला साइड क्या होगा? जिस पे राइट एंगल होगा, सपोज करिए ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 है। इस पे राइट एंगल है तो इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है, उसको छोड़ के जो रिमेनिंग दो साइड है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल के बाद हमने देखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोस
आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में हमने क्या देखा है, तो एरिया क्या होता है 1/4 बी अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। जैसे हमने यहाँ पे अभी बनाया था इसको, और हमने यहाँ पे ये हमारा a था, ये हमारा b था और ये हमारा c था, ये दोनों आपस में इक्वल था, तो इसको हमने डिवाइड किया तो ये हमारा b/2 आया, ये हमारा b/2 आया, तो यहाँ से हमारा ये परपेंडिकुलर क्या आया, तो अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²/2, और मेरा बेस क्या है b, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 4a² माइनस b²/2, तो यही हमने लिखा 1/4 b अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। व्हाट इट। इसके बाद हम लोगों ने देखा है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या होता है 1/2, चलिए मैं अलग से लिख देता हूँ, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या होता है 1/2 b²। 1/2 b² क्या है, तो b जिस पे वो बेस है, और इसी को हम लिखते हैं 1/4 हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। कल क्लास आने से पहले आपको इतना चीज पता होना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, अंडर रूट 3/2 a होता है और अंडर रूट 3/4 a² होता है, वो भी कहाँ से आया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, याद रहेगा ये, याद हो गया, अरे वाह क्या बात है, मुझे भी याद करवा दीजिए याद हो गया तो, वेल डन। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग उसको कल स्टार्ट करते हैं टुमारो। और देखिए डेली डेली ना जो मेंसुरेशन है ये अर्थमेटिक जैसा है, अगर अर्थमेटिक का आपका एक क्लास मिस हुआ तो दूसरा क्लास नहीं समझ आएगा, दूसरा क्लास मिस हुआ तो तीसरा नहीं समझ में आएगा। सेम यहाँ पे इसी तरीके से होता है। नहीं अभी हम लोग एक और पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल में भी हम लोग हर तरीके का पढ़ेंगे, वहां पे ट्रेपीजियम, रोम्बस, जो भी है पैरेललोग्राम एंड ऑल सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। ये मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, क्लासेस मिस नहीं करिएगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे क्लासेस लिंक्ड होता है। अगर एक क्लास मिस होगा दूसरे क्लास में आप आइएगा तो आपको सब कुछ एलियन जैसा लगेगा। तो ये अर्थमेटिक जैसा है मेंसुरेशन, और अगर आपने सही से मेंसुरेशन पढ़ लिया, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, क्वेश्चन इसके बाहर से एक भी नहीं आएगा, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो मेंसुरेशन हो। अर्थमेटिक में फिर से यूट्यूब पे क्लास करा रहा हूँ, आपको रिवाइज करना है तो आप वहां से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। अभी आपका रीजनिंग वाला क्लास नहीं होगा, रीजनिंग वाला क्लास नहीं होगा क्योंकि अभी एक SI बैच को स्टार्ट करना है तो उसका ओरिएंटेशन क्लास है। यस रामीज, आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया आपको। कुछ नहीं, ओके फाइन। टेंशन बहुत है ना इसलिए, अच्छा चलिए बाय ऑल ऑफ यू। अरे आदिल रिलैक्स। चलिए एक बार मैं फटाफट आप लोगों को रिकॉल करा दूं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने ट्रायंगल स्टार्ट किया था। ट्रायंगल में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा था कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के केस में हमने देखा था कि ट्रायंगल को आप इस तरीके से आप डिनोट करते हैं, ये आपका ABC है ऐसा, तो आप इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, तो इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। इसको हम पेरीमीटर निकालते हैं ट्रायंगल का। इसके बाद हम लोगों ने इसमें एरिया देखा था। एरिया क्या था, तो एक तो हमने पढ़ा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
और दूसरा, अगर हमें हाइट नहीं पता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? उस केस में एरिया हम कैसे निकालते हैं? तो अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अब चलिए अब हम देखते हैं कि सपोज करिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि उसी पे वो राइट एंगल होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की केस में हमने क्या पढ़ा था? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसका नाम दे दें, लेट्स से ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए है, ये सी है और ये बी हो गया। तो ये दोनों साइड जब इक्वल है तो ये इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये भी b/2 और ये भी b/2। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया था कि ये वैल्यू कितना होगा। तो हमने कैसे निकाला था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, तो अंडर रूट 4a² माइनस b² बाई 2 आया था ना। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? b इंटू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b² बाई 2 निकला था। और ये आया था हाफ 1/4 इंटू बी इंटू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। ये मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद हम लोगों ने देखा था राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि हाफ b²। क्यों? क्योंकि अगर हमने इस तरीके से बनाया है, तो अगर ये मेरा बेस है, ठीक है, ये लेट से ये ए है और ये सी है, अगर हम ऐसा लिख दें ABC, और ये राइट एंगल एट ए पे है, तो सामने वाला ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट BC, ऐसा। और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो AC का वैल्यू हमने लिख दिया B, तो AB का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? AC इंटू AB, तो AB का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? B। तो यहीं से हमने लिखा ना हाफ b²। और इसी को हम लिखते हैं हाफ 1/4 हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब ये 1/4 हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हमने इसको कैसे लिखा है? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर ये b है, ये b है, ठीक है, ये b² है, तो a² इज इक्वल टू व्हाट? 2b² होगा। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो a² की वैल्यू 2b² है, तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी? a²/2। तो यहाँ पे हमने b² की जगह पे a²/2 पुट कर दिया, a²/2। तो ये आ गया 1/4 a², और a² क्या है? हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ से 1/4 हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है? क्या यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है? ये सब कैसे आया, कहाँ से आया? देखिए मैं बार बार लगातार नहीं पूछूंगा, एक बार पूछूंगा, उसमें आप लोग आंसर कर दीजिए डाउट है कि नहीं। ये मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का मन नहीं है, मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है। और अगर नहीं बताना ये भी बता दीजिए, तो मैं अगली बार से ये भी नहीं पूछूंगा कि आपको समझ आया कि नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। नहीं, क्वाड्रिलेटरल से पहले हमने बताया था ना, एक हमारा भी मिसिंग था। मिसिंग क्या था? मिसिंग हमारा क्या था? मिसिंग था हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए
इक्विलैटरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लेटरल साइड्स होते हैं ना, जो आउटर साइड्स होते हैं, ये तीनों आपस में इक्वल है, ए, बी एंड सी, ये तीनों आपस में इक्वल है। जितना ए बी है उतना ही बी सी है, उतना ही ए सी है। और हमने पढ़ा है ना, किसी भी ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों साइड इक्वल होता है, चलिए पहले इसका हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये मेरा स्मॉल ए होगा, ये मेरा स्मॉल बी होगा, और ये मेरा स्मॉल सी होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि जब ये दोनों साइड इक्वल होता है, तो अगर इसके वर्टेक्स से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। गॉट इट? ठीक है, तो अगर हम इसका नाम दे देते हैं, अगर हम इसका नाम दे देते हैं डी, तो यहाँ पे ये बोल रहा है ए डी इज इक्वल टू डी सी, और ए डी इज इक्वल टू डी सी है, और टोटल कितना है, बी है, तो 2 DC इज इक्वल टू बी, तो DC की वैल्यू क्या हो जाएगी, b/2 हो जाएगी। तो ये टोटल b है, तो ये आधा क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हाफ b/2 है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। अब इस छोटे से ट्रायंगल को हम देखते हैं, ये ट्रायंगल BDC, BDC को देखते हैं, BDC, ये मेरा a है, ये मेरा b/2 है। तो बताइए ये कितना होगा? तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर क्या है, BC की वैल्यू क्या है, A, तो ये क्या हो गया, A स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। हमें नहीं पता, यही तो निकालना है, तो BD को हम परपेंडिकुलर बोल दें। अच्छा BD ही रहने दीजिए, चलिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब DC स्क्वायर क्या होगा, b/2 का होल स्क्वायर, तो b²/4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम BD स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस b²/4, दैट इज 4A स्क्वायर माइनस b²/4। तो हमारा BD क्या आ गया, BD स्क्वायर क्या आ गया, 4A स्क्वायर माइनस b²/4, ये वाला वैल्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब ये बताइए, जितना A है उतना ही B है, उतना ही C है। तो जितना इसका हमारा A है वही B है, वही C है। तो अगर हम यहाँ पे B की जगह पे A पुट कर दें तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A²/4। तो ये क्या हो जाएगा, 3A²/4। अब इसका अंडर रूट लेंगे, ये तो BD स्क्वायर है ना, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3A/4। ठीक है, अब मेरा हाइट क्या निकल के आ गया, तो ये बेस क्या है, तो बेस B है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू बी इंटू √3/4A। अब जो A है वही B है, तो B की जगह पे हम A पुट कर देंगे। यस, अरे ये 2 है ना, उसको अंडर रूट लेंगे तो √4 का वैल्यू क्या आता है, 2 आता है। आप लोग बताते भी नहीं, √4 का वैल्यू 2 आएगा ना, वही मैं कह रहा हूँ गड़बड़ क्यों हो रहा है। तो ये क्या आ गया, 2। अब B की जगह पे A पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 √3A स्क्वायर। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपने एरिया पढ़ा है क्या होता है, √3/4A स्क्वायर, और A स्क्वायर का मतलब होता है साइड स्क्वायर। तो यहाँ से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गया, √3/4A स्क्वायर मीन्स √3/4 साइड स्क्वायर। इतने वैल्यू से आपका जो मैंने आपको पढ़ाया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, तो वो तो हमने पढ़ा ना, एरिया कैसे निकालते हैं, √S × S - A × S - B × S - C। देन इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। इतने फॉर्मूला और इतने कॉन्सेप्ट से आपका ट्रायंगल पे जो क्वेश्चन आएगा वो सब क्वेश्चन आप इसी तरीके से बनाएंगे। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है, फाइन, ओके। देखिए, ठीक है, चल। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो इट्स अ प्लेन फिगर bounded by four sides, bounded by four sides, and it has four angles included in it, and the sum of these four angles is 360 डिग्री। अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये एक प्लेन फिगर होता है जो चार साइड से बाउंडेड होता है। आप ऐसा अगर बना देंगे, 1 2 3 4, आप बोलेंगे सर ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक प्लेन फिगर तो है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है बाई फोर साइड से। यहाँ पे तो ये ओपन है, ये वाला एंड ओपन है। इट शुड बी बाउंडेड, बंद होना चाहिए। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है। कोई भी फोर साइड ऐसा आप कुछ भी आपने बना दिया, ये दिस नहीं, ये तो आपका 5 साइड हो गया, ये भी नहीं है। ऐसा कुछ भी आप बना दीजिए लाइक दिस, ये 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 आपका क्या है? तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो इट्स अ फोर प्लेन फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स, और इसके बीच का जो एंगल होता है ना, इसमें चार एंगल होता है, क्योंकि चार साइड है तो चार एंगल होगा, 1 2 3 4। अब ये एंगल कितना कितना होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि इस चारों एंगल का जो सम है ना, अगर हम इसको ए बी सी डी ऐसे लिख दे, तो इस चारों एंगल का जो सम है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये आपका होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अब जिस तरीके से हमने ट्रायंगल पढ़ा था, वहां पे हमने क्या देखा था? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 था। यहाँ पे क्या हो गया? 360। और आप सोच रहे होंगे डबल हो गया, तो क्या क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का डबल होता है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, कोई भी आपने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, ये आपका एक ट्रायंगल है, इसी से हम एक और ट्रायंगल बना देते हैं। इसको हम छोटा का ना ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए, और ये ट्रायंगल बी। ट्रायंगल ए का अंदर का जितना भी एंगल होगा उसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। और ट्रायंगल बी का जो भी सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। तो अगर इस दोनों को आप ऐड करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आपने ऐड किया, तो क्या बना? एक क्वाड्रिलेटरल बना। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का सम क्या हो जाएगा? 180 प्लस 180 360 डिग्री आएगा ना? 360 डिग्री। बोलिए, ये सबको समझ आया? यस सर। फाइन। तो हमने यहाँ तक समझ लिया, अब इसके आगे चलते हैं। पेरीमीटर। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? पेरीमीटर से।
तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, सॉरी ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी रैंडम सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा मेरा बन गया, इसको थोड़ा सीधा करते हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। नोमेनक्लेचर करेंगे तो कहीं से स्टार्ट किए, फिर साइक्लिक वे में चलेंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो अब इसमें हम नाम कैसे देते हैं, इसमें हम नाम कैसे देते हैं, तो ए के बगल वाला राइट वाला ये स्मॉल ए, इसी तरीके से डी ये स्मॉल डी, इसी तरीके से सी ये स्मॉल सी, इसके बगल वाला तो स्मॉल बी, इस तरीके से हम नाम दे देते हैं, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमेशा दो डायगोनल होता है। दो डायगोनल क्या होता है, दो ऑपोजिट वर्टेक्स को जो मिलाता है जो लाइन, उसी को हम बोलते हैं डायगोनल। दो ऑपोजिट वर्टेक्स, कोई भी दुनिया का क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, दुनिया का कैसा भी आपने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, से ये क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल ये क्वाड्रिलेटरल है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, तो इसका डायगोनल क्या होगा, तो दो ऑपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन मिलाता है वो उसका डायगोनल होगा। तो ये देखिए इसका एक डायगोनल तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। तो जरूरी नहीं है, कभी कभी एग्जाम में यही चीज आप लोग गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने ये वाला फिगर बनाया है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई विद इन द क्वाड्रिलेटरल, क्या क्वाड्रिलेटरल का सारा डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही लाई करता है, क्या क्वाड्रिलेटरल का कोई भी डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाहर लाई कर सकता है कि नहीं। तो देखिए आपके सामने फिगर मैंने बना के दिखाया। डायगोनल क्या होता है, दो ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाइए, जो लाइन सेगमेंट बनता है उसी को हम डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे दो ऑपोजिट वर्टेक्स को हमने मिलाया, जो लाइन सेगमेंट बना ये मेरा डायगोनल हुआ, और इसको मिलाया तो ये मेरा डायगोनल हुआ। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो नहीं ना, ये तो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाहर निकल गया ना। ऐसे आप कोई भी ऐसा बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसी प्रैक्टिस में है, इस तरीके से आप बोलेंगे सर दोनों डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का अंदर लाई करता है, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो गलत हो जाएगा, अंदर नहीं लाई करता है, बाहर भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका डायगोनल, दो ऑपोजिट वर्टेक्स। तो यहाँ पे ए से सी दोनों ऑपोजिट वर्टेक्स है, इसको हम मिलाएंगे, और यहाँ पे बी से डी ये दोनों ऑपोजिट वर्टेक्स है। अब आप सोचेंगे कि सर हमें कैसे पता कि ए का ऑपोजिट सी ही होगा, ए का ऑपोजिट बी नहीं हो सकता है क्या, कभी नहीं। हमें ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाना है, ए से बी तक, तो ये डायगोनल थोड़ा ही हुआ, ए से बी ये दोनों वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये तो साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए से डी ये तो साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो सिर्फ एक ही वर्टेक्स बचाना, सिर्फ एक ही वर्टेक्स बचाना है। एक ए से तीन वर्टेक्स निकलेगा, एक बी एक सी और एक डी, तो ए से बी तो साइड हो गया, ए से डी भी साइड हो गया, तो ए से सी तो ये डायगोनल हुआ। इसी तरीके से किसी भी वर्टेक्स से तीन वर्टेक्स निकलेगा, दो वर्टेक्स साइड होगा और जो थर्ड होगा वो डायगोनल होगा। आप बी से देख लीजिए, तो बी से तीन निकलेगा, सी ए और डी का, तो बी से ए एक साइड हो गया, बी से सी दूसरा साइड हो गया, तो बी से डी ही बचेगा एक, तो ये आपका दूसरा डायगोनल होगा। आप सी से देख लीजिए, तो सी से बी, सी से डी और सी से ए, तो सिर्फ सी से ए ही होगा। आप डी से देख लीजिए, तो डी से ए, डी से सी, तो बचा क्या, डी से बी, तो यही होगा। तो यहाँ पे डायगोनल है, चलिए इस डायगोनल का नाम हम दे देते हैं D1 और इस डायगोनल का हम नाम दे देते हैं D2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ठीक।
360 डिग्री। अब पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पेरीमीटर ये हो गया। अब पेरीमीटर के बाद हमने एरिया स्टार्ट किया था, एरिया पढ़ना, तो एरिया क्या होगा, डायगोनल का सॉरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, चलिए देखिए। एक तो हमने ट्रायंगल पढ़ा था, ट्रायंगल के केस में हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारा अभी हम एरिया आपको पढ़ाते हैं, धीरे 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 एरिया हम कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल के केस में हमने एक एरिया पढ़ा था ना, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, पढ़ा था ना। तो यहाँ भी यही हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। जनरली हर स्टूडेंट को ट्रायंगल का एरिया तो ये पता होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया ऐसे निकलता है, ये लोगों को नहीं पता होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता होता है। तो एक तो ये तरीका है एरिया निकालने का। हाँ बिल्कुल, यहाँ डी तक जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 साइड है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए बी सी एंड डी, वेल डन, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एरिया निकालने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू जो दोनों डायगोनल होता है ना, उस डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल, 4d1 d2 का स्क्वायर माइनस जो दो साइड्स होता है उसके दोनों स्क्वायर को प्लस करते हैं, और जो दोनों दोनों अपोजिट साइड होता है उसके स्क्वायर को माइनस करते हैं। दिस इज द सेकेंड केस टू फाइंड द एरिया फर्स्ट एंड द सेकेंड। सेकेंड क्या होगा, 4d1 d2 का स्क्वायर जो दोनों डायगोनल होता है इसके प्रोडक्ट का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इसका स्क्वायर माइनस दो ऑपोजिट साइड का सम, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस दो ऑपोजिट साइड को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर ये ब्रैकेट लगा दिया, तो इसको ओपन करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। अब ये तो हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, क्या क्वाड्रिलेटरल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं, क्वेश्चन तो हमारा जो पूछा जाता है वो क्वाड्रिलेटरल पे क्यों पूछा जाएगा, वो तो स्क्वायर पे, रोम्बस पे, पैरेललोग्राम पे, रेक्टेंगल पे, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन रहता है। तो अब वन बाय वन हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ेंगे और इसी सब फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहला हम रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन सब कोई कॉपी पेन लेके बैठिए और मेंशन करते चलिए, लिखते चलिए। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हैं ना तो आपको उतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये मेंसुरेशन है, ये स्टार्टिंग से एंड तक कनेक्टेड रहेगा। एक क्लास भी मिस मतलब मेंसुरेशन आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, ये भी एक जियोमेट्रिकल फिगर होता है, जियोमेट्रिकल फिगर। ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है, हैविंग हैविंग opposite sides are equal and parallel. Also, the angle between the adjacent side is 90 डिग्री। ये होता है रेक्टेंगल का केस। ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जहां पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, और एंगल बिटवीन द एडजेसेंट साइड इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए,
चारों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल है तो इसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, ए बी सी डी। इसका डायगोनल क्या होगा? तो ए से सी एंड बी से डी, सॉरी, ठीक है, चले भले। अब आप बोलेंगे कि सर ए से डायरेक्टली आपने सी के क्यों किया? तो ए से 3 वर्टेक्स निकल रहा था, बी डी तो उसका साइड्स है, तो ए से सी जो होगा वही ना आपका डायगोनल होगा। इसी तरीके से बी सी और बी है तो उसका साइड है, तो बी से डी यही आपका डायगोनल होगा। तो 2 डायगोनल मेरा यहाँ से निकल के आ गया। बी सी जो है ये क्या है? ये आपका लेंथ है, और बी ए जो है ये आपका क्या है? ये आपका ब्रेड्थ है, या इसको विड्थ भी बोलते हैं, विड्थ, ब्रेड्थ या विड्थ, और ये आपका लेंथ। ठीक है, तो अब हमें अगर इसका एरिया बताना है तो एरिया क्या होगा? तो देखिए थोड़ा सा मैजिक देखिए यहाँ पे, एरिया क्या होगा? ये जो 4 साइड्स हैं, जैसे ए डी सी, तो एक ट्रायंगल ए डी सी प्लस दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये एक चारों क्वाड्रिलेटरल बनेगा कि नहीं? ए बी सी डी, यस और नो? अगर हम ए डी सी का अगर एरिया लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ये 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू ए डी इंटू डी सी, तो हाफ इंटू ए डी इंटू डी सी, प्लस ए बी सी का हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी। ठीक है, अब जो आपका ए डी है वही आपका बी सी है, और जो आपका डी सी है वही आपका ए बी है, तो हम ए बी के जगह पे डी सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? हाफ ए डी इंटू डी सी, प्लस ए बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया? डी सी, तो हाफ डी सी इंटू बी सी की जगह पे हमने क्या लिख दिया? ए डी, तो ये हाफ ए डी इंटू डी सी प्लस हाफ इंटू ए डी इंटू डी सी, तो हाफ हाफ प्लस हाफ फुल हो गया, तो ये क्या हो गया? ए डी इंटू डी सी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे बोलेंगे कि सर कैसे लिख दिया, तो ए डी इंटू डी सी को हमने कॉमन ले लिया, तो इधर भी हाफ बचा इधर भी हाफ बचा, तो इसको ऐड किया तो 1 ही आएगा ना, तो क्या आएगा? ए डी इंटू डी सी आ गया। तो ए डी हमारा क्या है? ए डी हमारा क्या है? लेंथ है, जो बी सी है वही ए डी है, तो ये लेंथ है, और डी सी हमारा क्या है? विड्थ है या ब्रेड्थ है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्यों बोलते हैं? अब आपको समझ आया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं एल इंटू बी, ये आया कहाँ से है एल इंटू बी? यस, टेल मी। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो चारों साइड को जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी
प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ए बी का मतलब ब्रेड्थ है, तो इसको बी कर दे। बी सी का मतलब एल है, फिर सी डी का मतलब ब्रेड्थ है, और डी ए का मतलब एल है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो ट्वाइस ऑफ लेंथ पर ब्रेड्थ आज तक जो पढ़ते आ रहे थे वो यही था ना, 2 इंटू एल प्लस बी। तो अब यहाँ से आप बहुत सारे चीज सीख सकते हैं। ए इज इक्वल टू एल इंटू बी है, तो अगर हमें लेंथ निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। और अगर हमें ब्रेड्थ निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ए बाई एल हो जाएगा। यहाँ से भी बहुत सारा रिजल्ट डेराइव होता है, वो मैं आपको एक बार ड्राइव करके दिखा देता हूँ। ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2b, ये क्या है, देखिए ये एल प्लस बी है, तो ये आपका 2l प्लस 2b गिवन है। अब यहाँ से b का वैल्यू क्या है, a बाई एल है, तो यहाँ से पुट कर दीजिए, तो 2l प्लस 2a बाई एल। ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो l प्लस a बाई एल। ये भी एक पेरीमीटर का निकालने का एक तरीका होता है। इसी तरीके से अगर b करेंगे तो b प्लस a बाई बी हो जाएगा, b प्लस a बाई बी हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है कि हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर होता है having all sides equal। yes, अगर आपने सिर्फ ये बोला ना ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो स्क्वायर नहीं होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। स्क्वायर के केस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री, और ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये होता है आपका स्क्वायर, ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल, या एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स, और एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स आर 90 डिग्री। अब स्क्वायर में 1 बाई 1 हम लोग देखते हैं, पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना, एंटायर थिंग। तो ये मेरा स्क्वायर है ऐसा। ये ए बी सी एंड डी, ये मेरा, यहाँ पे चारों साइड इक्वल होता है तो हम चारों को एल बोल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया आपने क्या पढ़ा है अभी, एल इंटू बी। तो यहाँ पे बी और एल इक्वल है, तो एल इंटू बी का मतलब क्या हो गया, बी की जगह पे एल लिख सकते हैं, तो एल इंटू एल, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर जनरली आप नहीं बोलते हैं, आप ए स्क्वायर बोलते हैं, मतलब एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हम डायगोनल के फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए साइड का स्क्वायर है,
अगर इसको हमें डायगोनल के फॉर्म में लिखना होगा। चलिए फटाफट आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि क्लास एंड होने वाला है। तो जैसे ही एंड होता है आप लोग फटाफट क्लास को सेम लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ये AC जो है ये मेरा डायगोनल है। तो ये AC मेरा डायगोनल है। तो अगर हमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूस ये परपेंडिकुलर ये बेस लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD क्या है तो L स्क्वायर, DC क्या है L स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 2L स्क्वायर। AC क्या है डायगोनल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू 2L स्क्वायर। तो L स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी डायगोनल स्क्वायर बाई 2, डायगोनल स्क्वायर बाई 2, L स्क्वायर का वैल्यू डायगोनल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हम एरिया इज इक्वल टू L स्क्वायर था, L स्क्वायर की जगह पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना डायगोनल स्क्वायर बाई 2। तो कभी ऐसा आ गया डायगोनल अगर दे रखा है, अगर स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है और अगर आपका उससे एरिया पूछ रहा है तो आपको लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा डायगोनल स्क्वायर बाई 2। ये होता है आपका स्क्वायर के केस में। बोलिए ये चीज समझ आया। यस फाइन। अभी देखिए पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या पड़ेगा चारों साइड को ऐड कर दीजिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, चारों साइड को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा चारों इक्वल है तो 4AB लिख सकते हैं, मतलब 4A लिख सकते हैं ऐसा। तो पेरीमीटर क्या आया 4A मीन्स 4 इंटू साइड, पेरीमीटर आया 4 इंटू A या 4 इंटू साइड। और एरिया अभी आपने क्या पढ़ा है 4A स्क्वायर। तो यहाँ से हम A स्क्वायर का वैल्यू A/4 लिख सकते हैं ऐसे। तो A का वैल्यू अंडर रूट A/2 लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर और एरिया के बीच का रिलेशन देखिए, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4A है ना, तो A के जगह पे अंडर रूट A/2 लिख दीजिए। तो 4 अंडर रूट A/2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट A। अरे ये क्या कर रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू 4A स्क्वायर कैसे लिख दिए, एरिया इज इक्वल टू A स्क्वायर है, A स्क्वायर का वैल्यू A है तो A का वैल्यू अंडर रूट A है। तो ये 4A का जगह अंडर रूट A, इसको 4 अंडर रूट A लिखेंगे ना। ये पेरीमीटर सॉरी होता है, ये तो एरिया A स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ना 4A होता है। बोलिए ये वाला पार्ट समझ आया कि अगर किसी स्क्वायर का एरिया गिवन है और डायरेक्टली आपसे उसका पेरीमीटर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे उस एरिया का स्क्वायर रूट लेके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करिए कि ये कोई आपको एक स्क्वायर है जिसका एरिया जो है 121 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर भी आपने पढ़ा ना 4 अंडर रूट ऑफ 121 दैट इज 4 इंटू 11
that is 44 meter. Got it? बोलिए, सबका ये क्लियर है? क्या यहाँ तक का पार्ट आप सबका क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हमें पता चला P इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए। हमने यहाँ पे पढ़ा ना, P इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए। तो अंडर रूट ए का वैल्यू क्या होगा? P/4। तो ए एरिया हो सकता है P² बाई 16। अगर किसी स्क्वायर का आपको पेरीमीटर पूछा है तो एरिया क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो आपको मैंने रेक्टेंगल पढ़ा दिया, आपको मैंने स्क्वायर पढ़ा दिया। अब हम लोग पैरेललोग्राम पे चलते हैं पहले। चलिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बताइए पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है? रेक्टेंगल। नहीं पता? Four sides enclosed figure whose opposite sides are parallel, जिनका अपोजिट साइड पैरेलल होता है। फोर साइड्स जिनका अपोजिट साइड पैरेलल होता है, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अरे नासी, ईच एंगल 90 डिग्री होगा तो पैरेललोग्राम थोड़ी, वो तो स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है, जो कि आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल बनता है। इसमें 90 डिग्री का केस नहीं आता है। जो हर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वो आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल बनता है, वो स्पेशल पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा थ्योरी थोड़ी पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं किया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 2-4 क्वेश्चन पहले आप लोग करिए। लेट्स सी कि आप लोग उसका आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। अभी जितना मैंने पढ़ाया है मुझे ये भी तो देखना है ना, उसका आंसर आप कर पा रहे हैं। चलिए, मैं एक छोटा छोटा क्वेश्चन अभी पहले आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC of a square ABCD is 5.2 centimeter, then area of the square square
ओके ओके, चलिए ठीक है। कुछ कुछ लोगों का आंसर करेक्ट है, कुछ कुछ लोगों का रॉन्ग है। देखिए अभी हमने पढ़ा ना, सबसे पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर। अब आप याद करिए, ये आपका स्क्वायर होता है, ये डायगोनल होता है। अगर ये हम ए सी दे देते हैं और ये सब ए है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए सी क्या है, डायगोनल, तो डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायगोनल स्क्वायर बाई 2, डायगोनल स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं डायगोनल स्क्वायर बाई 2। अभी जस्ट मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया है ना, कि अगर सिर्फ डायगोनल दिया है तो कैसे निकालते हैं। तो डायगोनल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायगोनल कितना 5.2, तो 5.2 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाई 2। अब 52, इसको नीचे में 100 यहाँ पे कर दीजिए, कैंसिल मत करिए। 52 का स्क्वायर निकालना है। 52 का स्क्वायर निकालना हमने सीखा था जब 100 का सीख रहे थे बेस नंबर, तो हाफ ऑफ द बेस नंबर हमने सीखा था। तो 52 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2704 बाई 2 इंटू 100। अब 2700 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब 2700 का आधा, 2704 का आधा। तो 2700 का आधा क्या होगा, 1350, 4 का आधा 2, तो 1352। तो 13.5 is the correct answer। 2.6, 12.7 ये सब गलत है। 13.52 is the correct answer। क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें, क्या किसी को डाउट है? अगर ये क्लियर है ना, तो इसका आंसर आप लोग झट से बताइए फिर। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज a centimeter, which of the following represents the area of the square। Option A 2a, option B a by root 2, option C a square by 2, and option D a square by 4। बताइए क्या होगा। फाइन। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने सिखा के तब आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये सोच के कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट है ना सब उसका आंसर करेंगे, लेकिन स्टिल 50% स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है, 50% का नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 अभी जस्ट यही सिखाया है ना, कि डायगोनल का जो स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाई 2।
इसका आंसर करेंगे आप लोग? इसका आंसर करिए। सोच समझ के इसका आंसर करिए। मैं आपको, टाइम हो गया है, मैं आपको 2 मिनट और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। जो मैंने पढ़ाया है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। बस बनाइए इस क्वेश्चन को। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये सुधार लीजिएगा। ये 42 सेंटीमीटर नहीं है, ये 4√2 है। ये जो आपका वैल्यू है ना, ये 4√2 है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, अभी मैं देख रहा हूँ।
ये आपका ऐसा है 4 रूट ये चलिए मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सब किसी का आंसर आ रहा है। यस यस नासिर आपने पूछा था। ओके, अब सबका आंसर आने लगा। 2 लोगों का अभी भी करेक्ट आंसर आ रहा है, बाद बाकी किसी का आंसर करेक्ट नहीं आया है। यस, लेट्स सी, देखिए क्या बोल रहा है। डायगोनल किसी स्क्वायर का 4√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डायगोनल अगर 4√2 है तो यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं। साइड क्या होगा? यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं। तो हमारा साइड क्या होगा? साइड अभी हमने पढ़ा है ना, साइड क्या होता है? तो डायगोनल बाई √2 होता है साइड। साइड क्या होता है? डायगोनल बाई √2 होता है। डायगोनल बाई √2। तो यहाँ से डायगोनल क्या है आपका? 4√2 बाई √2। ये √2 कैंसिल हो गया, तो साइड इस स्क्वायर का साइड क्या आ गया? 4। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या आ गया? 4 × 4 16। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। तो नेक्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या होगा? उसका डबल है, तो 2a हो जाएगा। तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब उसका आपसे डायगोनल पूछ रहा है, डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर। तो अभी आपने पढ़ा है ना, जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। और ये ए स्क्वायर की जगह पे डायगोनल स्क्वायर बाई 2 भी हम लिखते हैं। डायगोनल स्क्वायर बाई 2, देखिए उसी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। तो ये 32 दे रखा है, 32 इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर बाई 2। तो डायगोनल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? 64। तो डायगोनल की वैल्यू क्या हो गई? √64, दैट इज 8। तो करेक्ट आंसर इज 8 सेंटीमीटर। बोलिए, आप लोग सबका क्लियर है? ओके फाइन। तो चलिए हम लोग फटाफट यस, पहले ये बताइए कि रीजनिंग करें या अभी इसी को हम लोग कंटिन्यू करें? टेल मी, रीजनिंग कराएं या इसी को कंटिन्यू करें? जल्दी से 1 सेकंड में डिसाइड करके बताइए फटाफट। चलिए, रीजनिंग 5-6 दिन का क्लास बचा हुआ है, 5-6 दिन में खत्म करा देता हूँ। उसके बाद तो आपको ये कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। जितने लोग रीजनिंग बोल रहे हैं वो लोग भागना चाह रहे हैं मैथ्स से। आप कितने दिन भागिएगा? 5-6 दिन, उससे ज्यादा क्या होगा? उससे ज्यादा फिर आपको करना ही पड़ेगा। रीजनिंग लगभग आपका खत्म हो चुका है, 4-5 क्लास बचा हुआ है। चलिए ठीक है, रीजनिंग करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 दिन और कर लीजिए। चलिए ठीक है, ओके। मुझे पता था बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, रीजनिंग रीजनिंग वो बोल ही नहीं सकते हैं कि सर कंटिन्यू। कुछ ही स्टूडेंट बोल सकते हैं सर कंटिन्यू। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। चलिए फाइन, मिलते हैं हम लोग 5 मिनट के अंदर।